आज मैं आपके साथ बात करूंगी कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन की, जिसको ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट की हेल्प से करवाया जाता है और इसे हम हिंदी में उपसहसंयोजक बहुलीकरण कहेंगे। यहाँ पे ज़िग्लर-नाटा उत्प्रेरक यूज़ होता है। तो इसका पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको कि जैसे एथिलीन से हम कोई पॉलीमर बनाने वाले हैं तो उस पॉलीमर का नाम हो पॉलीएथिलीन। प्रोपिलीन से बनाएंगे तो प्रोपिलीन। चूँकि ये सब असंतृप्त हैं यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन द्वारा ही पॉलीमर बनाएंगे, न कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन द्वारा। तो मेथड इनका रहेगा एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब ये जब पॉलीमर बनाते हैं असंतृप्त यौगिक, चाहे एथिलीन हो, चाहे प्रोपिलीन हो, चाहे इसी तरह के दूसरे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हों, वो जब पॉलीमर बनाते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो इस प्रक्रिया में बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 1903 में ज़िग्लर और नाटा ने बताया कि ये सेम चीज़ हम कम प्रेशर और कम टेम्परेचर पर भी करवा सकते हैं, यदि ये कोपॉलीमराइजेशन कुछ विशेष प्रकार के यानी कि स्टीरियो स्पेसिफिक कैटलिस्ट्स की प्रेजेंस में करवाया जाए। त्रिविम विशिष्ट प्रेरक स्टीरियो स्पेसिफिक कैटलिस्ट की मदद से यदि ये करवाया जाए, और इस प्रक्रिया में हमको इनर्ट सॉल्वेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तब ये रिएक्शन, ये सेम रिएक्शन जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन की, ये कम दाब पर यानी कि कम प्रेशर पर भी पूरी हो जाती है। इसके लिए इन्होंने एक विशेष प्रकार का कैटलिस्ट बनाया जिसको इन्होंने ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट नाम दिया, और इसकी मदद से इन्होंने ये वाला पॉलीमराइजेशन यानी कि कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन करवाया। ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट कैसे बनता है ये मैं आपको बता दूं। इसके लिए हमको ज़रूरत होती है ट्रांजिशन मेटल के सॉल्ट्स की, यानी कि संक्रमण धातु के लवणों की। यहाँ पे टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड लिखा हुआ है, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, इसी तरह के अन्य लवण भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब ट्रांजिशन मेटल के सॉल्ट्स की रिएक्शन हम मेटल एल्काइल कंपाउंड से करवाते हैं, यानी कि एल्किल धातु कंपाउंड, ये देखिए ये है एल्किल समूह और एल्यूमिनियम एक धातु है, तो एल्किल धातु कंपाउंड है ये एक एग्जाम्पल है। ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका एग्जाम्पल है। तो इन दोनों की रिएक्शन से, इन दोनों की मदद से ये ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट तैयार किया जाता है। रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राइथाइल एल्यूमिनियम लिया है मैंने, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। तो ये इस तरह से जुड़ गया, ये बीच में टाइटेनियम और इसके चार तरफ 4 क्लोरो समूह और 5वें पे यहाँ पे ये एक इथाइल समूह। इसके बाद यहाँ पे एक वेकेंट कोऑर्डिनेशन नंबर है, खाली उपसहसंयोजक संख्या है टाइटेनियम की, ये जगह खाली है। तो जब हम रिएक्शन शुरू करवाएंगे, जब हम कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, तो ये कैटलिस्ट काम में लेंगे और इस कैटलिस्ट की ये जो वेकेंट कोऑर्डिनेशन नंबर है ये पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, रिएक्शन को शुरू करवाने में हेल्प करेगा। तो मैं आपको अब ये मैकेनिज़्म बताती हूँ कि ये किस तरह से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इथिलीन का या इथीन का पॉलीमराइजेशन करवाना चाहती हूँ इस ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट की हेल्प से। तो ये ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट जो है उसमें जो वेकेंट कोऑर्डिनेशन नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मोनोमर जो इथीन या जो इथाइलिन हमने लिया है वो यहाँ वेकेंट कोऑर्डिनेशन नंबर पर जाकर जुड़ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, चूँकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वेकेंट है इस वजह से।
तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे उप सह संयोजक बंध बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमारा मोनोमर है वो वेकेंट कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि खाली उप सह संयोजक संख्या वाली जगह पर जाकर जुड़ जाएगा। सेकेंड स्टेप में इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यानी कि इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगा। इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि ये जो हमारा एथीन जुड़ा हुआ था ये टाइटेनियम और इथाइल समूह के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, टाइटेनियम और इथाइल समूह के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, ये इस तरह से। तो फर्स्ट स्टेप में ये यहाँ था, सेकंड स्टेप में ये यहाँ आ चुका है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है, और ये जगह फिर से खाली हो गई है। चूँकि ये जगह फिर से खाली हो गई है तो इसके अंदर एथीन का सेकंड मॉलिक्यूल जुड़ सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहला जुड़ा था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा। और हाँ, फिर थर्ड स्टेप में फिर से इंट्रामॉलिक्यूलर यानी कि अंतः आणविक रीअरेंजमेंट होगा, ये यहाँ आ जाएगा। ये देखिए, ये एथीन का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल। फिर जब ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ फिर से खाली जगह हो जाएगी, तो एक एक करके इसमें एथीन मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाएंगे और जो हमारा बहुलक है वो तैयार हो जाएगा। जब सारे एथीन मॉलिक्यूल ख़त्म हो जाएंगे तो ये टाइटेनियम वाला जो ये कैटेलिस्ट है ये अलग हो जाएगा। ये कैसे होता है, रिएक्शन के एंड में क्या होगा कि एक हाइड्रोजन का प्रवेश होगा और हाइड्रोजन के प्रवेश की वजह से ये पॉली एल्कीन जो हमारी श्रृंखला है वो अलग हो जाएगी और हमको ये जो भी लंबी श्रृंखला बन जाएगी। अभी केवल 2 मोनोमर मॉलिक्यूल जोड़े हैं मैंने, ऐसे सैकड़ों बहुत सारे मोनोमर, बहुत सारे CH2 जुड़ के एक बहुत ही लंबी श्रृंखला हो जाएगी और हमारा मोनोमर हमको प्राप्त हो जाए, पॉलीमर हमको प्राप्त हो जाएगा। उस पॉलीमर का नाम होगा पॉलीएथीन। चूँकि यहाँ एथीन लिया है तो नाम हो जाएगा पॉलीएथीन। अगर मैं कोई और मोनोमर लेती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग पॉलीमर का नामकरण हो जाएगा। तो ज़िगलर और नाटा ने जिस मेथड से कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन किया उससे जो बहुलक प्राप्त होता है वो स्टीरियो स्पेसिफिक पॉलीमर होता है, त्रिविम विशिष्ट बहुलक होता है, क्योंकि एक एक करके उसमें मोनोमर जुड़ते जा रहे हैं। तो मोनोमर यूनिट जो है वो उसकी श्रृंखला एकदम सही और स्टीरियो स्पेसिफिक तरीके से वो जुड़ती चली जाएगी। इस बहुलक के बहुत सारे, इससे प्राप्त जो बहुलक है उसके बहुत सारे गुण हैं जो कि यहाँ पर लिखे हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से 30 लाख तक हो सकता है। ये अशाखित होते हैं, इसमें एक एक करके यूनिट जुड़ती जा रही है तो इसमें कोई ब्रांच नहीं बनेगी, इसमें अशाखित अनब्रांच्ड जो है पॉलीमर प्राप्त होगा, लंबी श्रृंखला वाला पॉलीमर प्राप्त होगा। ये हाईली क्रिस्टलाइन पॉलीमर होगा, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये फ्लैक्सिबल भी होगा और टफ भी होगा। ये एसिड, बेस और अन्य विलायकों के प्रति निष्क्रिय होगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा और इसी तरह से इसके बहुत सारे गुण हैं। ये विद्युत प्रतिरोधी भी है। तो ज़िगलर और नाटा को इस काम के लिए 1963 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट वर्क रहा होगा। ये रिवॉल्यूशन था पॉलीमराइजेशन के फील्ड में। थैंक यू।